पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(a) समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या केंद्र सरकार, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत, क्योंकि अनुच्छेद 39(1) का जो उल्लेख है वो राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। समान न्याय और निःशुल्क सहायता प्रदान करना 39(a) का के अंतर्गत आता है। जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं और जिन्हें न्याय पाने के लिए वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो उन नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जो न्याय से वंचित ना रह सके कोई भी निचले तबके का नागरिक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है, संथानम समिति की सिफारिश पर, दूसरा है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तीसरा है सहायोग की सिफारिश पर, या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य मूल संविधान में उल्लेख नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में कोई कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, इस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो पहले मतदान करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, तो अब जो है वर्तमान में 18 वर्ष है। तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दी गई है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, या 44वां संविधान संशोधन द्वारा, या 61वां संविधान संशोधन द्वारा, या 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसके अंतर्गत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, या छठी अनुसूची, या तीसरी अनुसूची। राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन करती है वो सूची कौन सी सूची है? तो इसका हमारा प्रश्न है पहला, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नानावती आयोग, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा लिबराहन आयोग, चौथा शाह आयोग। तो पंचायती राज, हमने कल इसकी प्रैक्टिस की थी, प्रश्न कई बार पूछे गए थे पंचायती राज से संबंधित। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी और इसकी सिफारिशों को स्वीकार करके 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा प्राप्त हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रीकरण पर, दूसरा विकेंद्रीकरण पर, तीसरा ये दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, विकेंद्रीकरण।
विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि छोटे लेवल से लेकर ग्राम सभा से लेकर संसद तक, केंद्र सरकार तक की शाखाएं बटी हुई हैं। इसमें केंद्र का अभाव नहीं बल्कि संघात्मक का स्वरूप दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जिला पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, ग्राम सभा। सबसे निचले पायदान पर प्रशासन के तौर पर, लोकतंत्र के तौर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है उदाहरण हमें देखने को मिलता है ग्राम सभा पर। ये सबसे निचले पायदान से शुरू होता है, शासन का स्वरूप है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बुलुनसी को, दूसरा ऑप्शन है ब्रेई को, तीसरा ऑप्शन है बोडिन को, चौथा ऑप्शन है वकील को। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, वकील को। यथार्थ शास्त्र का जनक जो है वकील को कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र को जो कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के अधीन क्या आता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, केवल बाह्य संप्रभुता, दूसरा केवल आंतरिक संप्रभुता, तीसरा आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता, चौथा है न बाह्य न आंतरिक संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि कोई राज्य या देश जो किसी बाह्य नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त होता है, वह अपनी आज़ादी से सब कुछ निर्णय करने का अधिकार होता है, उसे संप्रभु कहते हैं। जो किसी के पक्ष दबाव में नहीं आता बल्कि अपने स्वतंत्र रूप से प्रत्येक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे संप्रभु कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता के लिए, क्योंकि राज्य के अधीन आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता निकाय के लक्षण है। ऐसा निकाय किसी नियंत्रण या मर्यादा को नहीं मानता। अनुच्छेद 1 में भी यह निर्दिष्ट है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है जो राज्यों या राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है। इन राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और साधन स्रोत समान नहीं। अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है और संविधान ने संसद को यह शक्ति दी है कि वह राज्यों की सहमति या अनुमति के बिना उनका राज्य क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है या कहा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड ब्रिज को, दूसरा ऑप्शन है HM फाइनर को, तीसरा है GDH कोले को, चौथा है डिसे को। उसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, HM फाइनर को। और इसमें ये कहा गया HM फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। इसके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं और ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर प्रभाव डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है तथा ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग मनवाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो ऑप्शन है वित्त आयोग, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा योजना आयोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है पहला सही है, वित्त आयोग। एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। और हमारा जो वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं जो 16वें क्रम के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है ग्रीक से, दूसरा हिब्रू से, तीसरा अंग्रेजी से, चौथा लैटिन से। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, ग्रीक भाषा से
लिया गया है डेमोक्रेसी शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु होता है। यह कथन किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, मोंटेस्क्यू, दूसरा एंजिल्स, तीसरा सोफिस्टस, चौथा अरस्तु। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अरस्तु ने यह कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत है या फिर पशु है, क्योंकि अरस्तु का जो जीवन काल है 384 से 322 BC तक एक ग्रीक दार्शनिक एवं कवि के रूप में थे। उन्होंने तर्कशास्त्र और तर्क के नियमों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने एथेंस में एक दर्शन विद्यालय की स्थापना की थी। वह प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के महान गुरु सिकंदर के गुरु थे। उन्होंने पोएटिक्स तथा द इथिक्स पुस्तकें लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। मुक्ति जो है सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये कथन किसने कहा था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, होब्स ने, रूसो ने, ग्रीन ने या लोस्की ने। का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, रूसो ने। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? इसका ऑप्शन दिए गए, संप्रभुसत्ता, दूसरा शासन यानी सरकार, तीसरा राज्य क्षेत्र, चौथा या सभी। तो इसका ऑप्शन हमारे चौथा सही है, ये सभी। क्योंकि किसी राज्य के तत्व होते हैं जिससे राज्य बनता है, तो जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता उसके अंदर होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 15 के, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 30। का ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुच्छेद 15। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह उल्लेख करता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों जैसे सार्वजनिक पार्कों, संग्रहालयों, कुओं, स्नान घाटों और मंदिर इत्यादि में प्रवेश करने का समान अधिकार होगा। हालांकि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिबंध, दूसरा अधिकार, तीसरा विशेष अधिकार, चौथा कानून। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अधिकार। स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। यह उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई व्यक्ति या समाज या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती। वह अपने लिए स्वतंत्र होता है अपने विकास के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन के फैबियन सोसाइटी की स्थापना 1883 में हुई थी। रॉबर्ट ओवेन और चर्चिस्ट आंदोलन के प्रभाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। फैबियन सोसाइटी ने इस आंदोलन को दर्शन दिया। इस सभा का नाम फैबियन कंटेक्टर फैबियन के नाम से लिया जाता है। फैबियन समाजवादियों का विचार है कि पूंजीवादी को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए पर्याप्त काल तक सोच, विचार और तैयारी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। दूसरा, दबाव समूह का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है।
तीसरा ऑप्शन है दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं। चौथा, दबाव समूह का अभिलक्षण हितों की समरूपता है। का ऑप्शन हमारा पहला सही है। दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 323A, 329 या 343C या 343K। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है, 323A के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 323A का अनुपालन करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। इस अनुच्छेद द्वारा संसद को अधिकृत किया गया है कि वह लोक सेवकों और सरकार के मध्य सेवा शर्तों, अनुशासन आदि से संबंधित विवादों के निपटारे करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए, दूसरा ऑप्शन है यूके यानी ब्रिटेन, तीसरा है भारत, चौथा है स्विट्जरलैंड। इसका ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड। जब मुख्य कार्यपालिका एक से अधिक का समूह हो तो बहुल प्रणाली होती है। जैसे स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार संघीय परिषद वैसे निकाय है जिसमें हर सदस्य को समान शक्ति और दर्जा प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं सरकार का समाजवादी स्वरूप, दूसरा सरकार का एकात्मक स्वरूप, तीसरा सरकार का लोकतांत्रिक रूप, चौथा सरकार का संघीय रूप। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, सरकार का लोकतांत्रिक रूप। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका ऑप्शन दिए गए हॉब्स ने, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा मैकियावेली। तो राज्य शब्द का जो प्रयोग किया था वो मैकियावेली ने किया था। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुच्छेद 33। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि द्वारा संसद कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय बल और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं? तो हमारा इसके ऑप्शन दिए गए निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का तो उल्लेख दिया गया 324 से 329 में, और निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग का भी उल्लेख है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तीसरा योजना आयोग का कोई उल्लेख नहीं है, एक विधेयक के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी। और चौथा संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, योजना आयोग। योजना आयोग 1 जनवरी 1915 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? उसके ऑप्शन दिए गए हैं उर्दू या अंग्रेजी, सिंधी या संस्कृत। उसमें अंग्रेजी नहीं है, हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। 22 भाषाएं हैं, उसमें अंग्रेजी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं।
और कुछ संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ करके वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं का उल्लेख इस प्रकार है: असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी भाषा है, मलयालम है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है। अंग्रेजी कहीं भी नहीं। तो हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगारों में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं: अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी दी जाती है। यह अनुच्छेद राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए: बेंथम ने, लेनिन ने, मार्क्स ने या लोक ने। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, यह कथन लोक ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं: धारा 32 के अनुसार, या धारा 28 के अनुसार, या धारा 29 के अनुसार, या धारा 31 के अनुसार। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, धारा 32 के अनुसार किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन दिए गए हैं: अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 22-23 या अनुच्छेद 24-25। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है अनुच्छेद 20-21 है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अगर आपातकाल लगता है तो सभी मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, केवल 20-21 को छोड़ करके। ये प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है और 2 सिद्धि के लिए एक बार के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। तो और अगर आपातकाल लगता है तो 358 के अंतर्गत 19 की सभी स्वतंत्रता जो होती हैं 6 प्रकार की, वो रद्द कर दी जाती हैं 358 के अंतर्गत। और 359 के अंतर्गत सभी अधिकार रद्द कर दिए जाते हैं 20-21 को छोड़कर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए गए हैं: अरस्तु ने कहा था, रूसो ने, लोस्की ने या प्लेटो ने। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 10, 11।
तो इसका ऑप्शन हमारा ये है 11, अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है और इस अनुच्छेद में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद नागरिकता के अधिग्रहण और समापन तथा इससे संबंधित अन्य सभी मामले पर कोई भी प्रावधान बना सकती है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। बाकी नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारे 370, दूसरा 374 या 376 या 377। तो अप्राकृतिक यौन संबंध का जो उल्लेख अनुच्छेद 377 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो उसके ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, या 72वें, या 73वें, या 74वें। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा प्राप्त हुआ। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून यानी रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया था? इसका ऑप्शन है कार्यस्थल पर महिलाओं, दूसरा ट्रांसजेंडर पुरुष, तीसरा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, तीसरा लिव इन पार्टनर्स। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में यौन, ये हो गया हमारा अगला प्रश्न है, प्रचलित निषेध अधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? प्रचलित निषेध अधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, रूस में, या भारत में। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, स्विट्जरलैंड में, क्योंकि स्विट्जरलैंड में यह प्रावधान किया गया है कि वहीं किसी भी नियम या संवैधानिक मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाता है जिसके अंतर्गत नागरिकों को स्वीकृति या अस्वीकृति उन्हीं हाँ या ना में ली जाती है। स्विस फेडरल संविधान 1891 में अपने नागरिकों को संविधान में संशोधन करने या संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ने संबंधी निवेदन करने की अनुमति देता है। तो किसी भी विधेयक पर जनता की जनमत संग्रह कराया जाता है और उनकी स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता पर ही कानून बनाए या रद्द किए जाते हैं। आम नागरिक के अधिकार इतने प्रभावी हैं वहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल संघ संसद को, केवल राज्य विधानमंडल को, तीसरा संघ संसद या राज्य विधानमंडल दोनों को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, केवल संघ संसद को। अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है 248, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें तीन अनुसूचियाँ आती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची में 97 विषय थे मूल संविधान में, जो अब वर्तमान में 100 हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो अब वर्तमान में 52 हैं। और राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे, जो कि वर्तमान में 61 हैं। इन तीनों सूचियों से अगर कोई विषय बचता है तो उस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद का होता है, उसी को ही अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, जो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आतंकवादी और विध्वंसनकारी गतिविधियां, जिसे टाडा कहा जाता है। दूसरा आतंकवाद निवारक अधिनियम, यानी जिसे पोटा कहा जाता है। दूसरा विदेशी मुद्रा संरक्षक एवं
तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम, जिसे काके पोसा कहा जाता है। चौथा है विदेशी मुद्रा अधिनियम, यानी इसे फेरा कहा जाता है। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। इनमें से विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा शामिल नहीं है निवारक निरोध अधिनियम में। बाकी ये तीनों पहला, दूसरा, तीसरा शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 97, 102, तीसरा ऑप्शन है 82 या 89। तो मूल संविधान में संघीय विषयों के अंतर्गत 97 विषय आते थे, जो कि वर्तमान में उनकी संख्या 100 हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है, जिसका तथा उसका अधीक्षण करता है? इसका ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 40(1), दूसरा अनुच्छेद 241(2) के, तीसरा अनुच्छेद 243 के, चौथा अनुच्छेद 245(d). तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नगरपालिका चुनाव कराया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सभी स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न करने, मतदाता सूची तैयार करने, चुनावों को दिशा निर्देश और नियंत्रित करने तथा निरीक्षण करने का सर्वाधिकार राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत राज्य चुनाव अधिकारी को प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो उसके ऑप्शन दिए गए 355, 256, 324, 320। तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेख है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है।